गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि एनसीईआरटी का में 8th यूनिट है तथा राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी के अंदर ये 10th यूनिट है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को क्या माना गया? शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का यानी ह्यूमर्स जिसको बोलते हैं उसका संतुलन बना रहता था। काफी लंबे टाइम तक ही मानते रहे कि भाई स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य शरीर और मन के संतुलन, मतलब शरीर और मन की एक ऐसी स्वास्थ्य को एक शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया जिसमें बताया गया कि जो तरल होता है वही क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। किसका? अपने बॉडी का। ठीक है, और इसी के लिए एक प्राचीन यूनानवासी थे। कौन से? प्राचीन यूनानवासी। ठीक है, क्या नाम था उनका? हिप्पोक्रेटिस। प्राचीन यूनानवासी जो थे हिप्पोक्रेटिस, और चिकित्सा के भारतीय जो आयुर्वेदिक तंत्र था, है ना, कौन सा तंत्र? चिकित्सा का आयुर्वेद तंत्र। वो तंत्र भी यही दावा करता था कि जो क्या नाम है, जो व्यक्ति जो होते हैं कि एक जो ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति होते हैं जिनका पित्त कैसा होता है? ब्लैक होता है। यानी ब्लैक वाइल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गर्म शरीर वाले होते हैं, अर्थात उनको फीवर होता है। ठीक है ना। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद, पहले तो ये क्या था, शुरुआत में मानव स्वास्थ्य रोग के लिए क्या बताया गया कि जो एक लंबे समय तक यही मानते रहे कि जो स्वास्थ्य को क्या नाम है, शरीर और मन की ऐसी स्थिति का जो संतुलन होता है वो कौन करता है? ह्यूमर यानी तरल जो होता है वही करता है। और जो प्राचीन यूनानवासी थे हिप्पोक्रेटिस और आयुर्वेद जो तंत्र था, वो लोग भी ये लंबे समय तक ही मानते रहे कि एक ब्लैक वाइल पित्त, माना जो काले पित्त वाले होते हैं, ब्लैक वाइल जो जंतु एनिमल्स होते हैं या जंतु होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर गर्म होता है, यानी उनको फीवर होता है। लेकिन काफी लंबे टाइम के बाद विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, है ना, और उन साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी? उन्होंने खोज की सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तब उन्होंने जो गुड ह्यूमर यानी अच्छा तरल जिसको कहते हैं, उस थ्योरी को, अच्छा तरल या गुड ह्यूमर, उस थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया था? किसने? विलियम हार्वे ने इस थ्योरी को अमान्य कर दिया था, नहीं माना था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या नाम है, कुछ वर्षों के बाद जैविकी तंत्र यानी बायोलॉजिकल जो वर्क था, उन्होंने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, कौन से तंत्र? 2 तंत्र होते हैं। कौन कौन से तंत्र होते हैं? एक तो तंत्रिका तंत्र होता है और दूसरा तंत्र होता है अंतःस्रावी तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम किसको कंट्रोल करते हैं? ये दोनों सिस्टम इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, उस तंत्र को कंट्रोल करते हैं। कौन? दोनों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। और इम्यून सिस्टम जो होता है यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो अपने अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो कंट्रोल कौन करते हैं? अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। तो ये अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करने का काम, यानी हेल्थ को कंट्रोल कौन करता है? अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल इम्यून सिस्टम करता है। तो पहले एक बार ये देखो, मानव स्वास्थ्य और काफी लंबे टाइम तक यही चलता रहा कि एक स्वास्थ्य को शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें तरल यानी क्या नाम है इसका, बॉडी के कुछ तरल्स होते हैं या बॉडी के कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसको आप ह्यूमर बोलते हैं, HUMOR। वो ह्यूमर क्या करते हैं? शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी संतुलन के कारण, बॉडी के जो तरल के कारण
ह्यूमर बना, वो शरीर का संतुलन बना रहता है। और कुछ साइंटिस्ट थे हिपोक्रेटिस जो और आयुर्वेदिक तंत्र, उन्होंने भी क्या बताया कि जो ब्लैक वाटर, वो जो ब्लैक वाइल वाले जो एनिमल्स होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर कैसा होता है, गर्म होता है, यानी वो गर्म रुधिर वाले होते हैं। और उन गर्म होते हैं, सॉरी, उनका शरीर गर्म होता है, यानी गर्म रुधिर नहीं, गर्म होते हैं, और उनमें फीवर होता है ना। तो यानी उन्होंने किसको संज्ञा दी कि एक बॉडी के अंदर तरल है, उसके बारे में बताया। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट, विलियम हार्वे। इस विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, इस परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसने की, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। और इन्होंने, विलियम हार्वे ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की तो उन्होंने बताया, उन्होंने इस थ्योरीज को, जो कि एक बताते गुड ह्यूमर है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड ह्यूमर, और उस गुड ह्यूमर को, इस थ्योरी को इन्होंने अमान्य कर दिया। आगे समझे। इसके बाद कौन सी थ्योरी चली, उसके बाद कौन सी बायोलॉजिकल थ्योरीज जो थी, उन्होंने क्या बताया, एक सेकेंड ही में। इसके पश्चात क्या हुआ कि इसके बाद क्या नाम है, कुछ वर्षों के बाद बायोलॉजी ने बताया, यानी जैविकी जिसको कहते हैं, उसने बताया कि दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, एक तो कौन सा सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, दूसरा सिस्टम होता है अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम किसको कंट्रोल करते हैं, ये दोनों सिस्टम इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसको आप प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था, दो चीज हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आप स्वस्थ नहीं हो, है ना। तो दो चीज ऐसी होती है, एक तो मन, यानी आपका मन कहीं नहीं लग रहा, तो आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल फील करते हो आप, और स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था, आपको टेंशन है किसी चीज की, तो आप सही सोच नहीं सकते, आपका मन किसी चीज में नहीं लग सकता। तो दो चीज, मन और मानसिक अवस्था, दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर असर डालती है। क्लियर। अब हम बोलते हैं स्वास्थ्य तीन बातों से प्रभावित होता है बच्चों। किस किस बातों से, अपनी जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है, वो तीन बातों से प्रभावित होता है। कौन कौन सी तीन बातें, ये तीन मेन तीन बातें होती हैं, उनसे प्रभावित होता है। कौन कौन सी तीन, नंबर एक, नंबर वन, जेनेटिक डिसऑर्डर। नंबर दो, इन्फेक्शन, संक्रमण। ठीक है। और नंबर तीन, लाइफ स्टाइल। तीन ऐसी चीज हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तीन जो मुख्य पॉइंट है, तीन मुख्य बातें हैं जो हैं, वो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जिनमें से सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जिसको आप क्या कहते हो, आनुवांशिक विकार, है ना। इसको आप क्या कहते हो, आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं, जो कि जन्मजात होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार। जैसे आप हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब जन्मजात होती है ना। तो ये जो आनुवांशिक विकार होते हैं, वो जन्मजात ही उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरी बात हो गई इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है आपको किसी भी चीज से, तो उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, वायरस से, बैक्टीरिया से, है ना, फंगाई से, किसी से भी आपको संक्रमण होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है। और लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल यानी आप कैसे रहते हो, आप
क्या नाम है, आपका लाइफ स्टाइल, रहने की स्थिति कैसे है। जैसे आप क्या नाम है गंदा पानी पी रहे हैं, या भोजन आप संदूषित खाते हैं, या आप केवल, तब भी क्या होगा, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे ना, बीमार हो जाओगे ना, तब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। या फिर आपने खाना खाया, पड़ा, सो गए और कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ योगा नहीं किया, तो वो आपकी लाइफ स्टाइल हो गई। तो उससे भी क्या होगा, आपकी ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, मोटापा बढ़ता जाएगा, और उस मोटापे से क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न होती जाएंगी। तो यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, रहने की, खाने की, है ना, आपके भोजन करने की, और वो सारी किसको प्रभावित करती है, आपकी हेल्थ को प्रभावित करती है। तो हेल्थ 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। नंबर 1 जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर, यानी जो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको जन्मजात होता है वो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, वो आपके पेरेंट्स से मिलता है और वो जन्मजात होता है। इन्फेक्शन आपको किससे मिला, बैक्टीरिया से, वायरस से, है ना, फंगाई से, किसी से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन। और लाइफ स्टाइल, ये आपका खुद का रहने का स्टाइल, आप कैसे रहते हैं। आप अगर स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, क्या नाम है, प्रदूषित भोजन नहीं खाएंगे, एकदम साफ सुथरा भोजन लेंगे, पानी एकदम फिल्टर्ड वाटर पिएंगे, है ना, योगा करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप जब भोजन ही कंटामिनेटेड खाएंगे, ना प्रदूषित भोजन लेंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा होगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएंगे आप, है ना। तो ये लाइफ स्टाइल, और आपने पढ़ा, सो गए, कोई भोजन क्या नाम है, फिर उठे और क्या नाम है खाना खा लिया, पढ़ लिया, फिर सो गए, तो ये इससे क्या होगा, ये भी आपका लाइफ स्टाइल को, आपके लाइफ स्टाइल को बिगाड़ता है, क्योंकि आप कोई योगा नहीं कर रहे, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्टिविटीज आपकी कम होती चली जा रही है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जैसे सपोज करो मैं स्वस्थ हूँ, मैंने पूरा भोजन ढंग से लिया, मैंने अपने पीने के पानी को भी अच्छे से पिया, या तो फिल्टर वाटर पी रही हूँ, रोज योगा कर रही हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो नेचुरली जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसकी सोचने की शक्ति भी सही होगी, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, वो कैसी होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, है ना। वो एक्टिव होगा तो उसको काम में मन लगेगा, तो उसका जो क्या नाम, इकोनॉमी की जो फाइनेंस जो होती है वो प्रॉब्लम वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो ढंग से काम करेगा तो उसका काम अच्छा होगा, तो उसकी सब चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, उसकी वर्क की प्रॉब्लम जो भी मतलब वो रहते हैं एक्टिविटीज़, उसकी सबकी खुद की बढ़ती चली जाती है, उसकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो स्वस्थ है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम रहेगी, वो भोजन ढंग से नहीं ले पाएगा, बीमार रहेगा, ज़्यादा सोचने की शक्ति ही नहीं होगी, कुछ भी जो वर्क होता है वो वर्क अच्छे से वर्क को, किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा मन से। लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो उसकी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छी होगी, उसकी मन की सोचने की शक्ति अच्छी होगी, और वो काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और जब वो काम को ढंग से काम करेगा तो नेचुरली क्या होगा, क्या नाम है, जब काम अच्छे से करेगा, योग कर रहा है, रोग है ना, तो उससे क्या होगा, स्वस्थ है तो काम में अधिक सक्षम होगा, तो नेचुरली जब वो अच्छा काम करेगा, काम करने में उसकी कैपेबिलिटी होगी, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी काम करने की, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी आर्थिक संपन्नता यानी इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं, अगर वो, ये कब होगा, जब हम स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य या हेल्थ क्या चीज होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है या स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। जनरली अगर हम ये कह दें कि हम रोग से मुक्त हैं या हम फिजिकल फिट हैं, आ गया, तो वो स्वास्थ्य नहीं कहलाता। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो भी आप नहीं कह सकते भाई रोग नहीं है, लेकिन आप मेंटली तो फिट नहीं हो, आप फिजिकली तो फिट नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें भी तो देखी जाती हैं। तो केवल डिजीज से फ्री हो या रोग से मुक्त हो, वो स्वास्थ्य नहीं कहलाएगा, वो हेल्थ नहीं कहलाती। और या फिर आप कहते हो कि मैं कैसी हूँ, फिजिकल फिट हूँ, मेरा फिटनेस कैसा है, बिल्कुल फिजिकल फिट हूँ, यानी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो वो भी क्या होगी, वो भी स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं होती। आगे ना समझ में। तो स्वास्थ्य क्या होता है, इसे हम कैसे बता सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना किस रूप से, WHO के अनुसार होता है। WHO ने क्या बताया था, WHO ने बताया शारीरिक यानी
शरीर से, मानसिक मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए, एवं मानसिक एवं सामाजिक, तीनों तरीके से आप अगर स्वस्थ हैं, सामाजिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक स्वास्थ्य आपका, तब आप क्या कहेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, या दिस इज द हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है एक हेल्थ की है, स्वास्थ्य की। WHO के अनुसार जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ। तो हेल्थ की परिभाषा ये हुई कि हेल्थ को आप क्या किससे डिफाइन करोगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, है ना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ये क्या कहलाता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना, ये क्या है, ये आपका ये बताता है कि आपकी हेल्थ एकदम प्रॉपर है, आप यानी शारीरिक, यानी आप फिजिकली पूरी तरह से फिट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिजिकल। कई लोग होते हैं किसी के पैर में दर्द होता है, किसी के हाथ, किसी की गर्दन यूं नहीं हो रही, किसी कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल फिटनेस आपकी सही नहीं है। मेंटली आपके टेंशन चल रहा है, अरे मेरे को तो आज ये काम करना है और मेरा तो ये नहीं हुआ, आज उसने ये कह दिया, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सारी मेंटली प्रॉब्लम। और सामाजिक, समाज में जो समाज से भी आप कोई आपको बुराई ना मिले, कोई आप पर उन्हें लगे, वो सारी हेल्थ क्या कहलाती है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हेल्थ के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें एक हेल्थ की डेफिनेशन कहलाती है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी जो वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो आपके घर में आर्थिक संपन्नता होगी। ये सब कब होगा, जब आप स्वस्थ हैं तब। क्लियर, यानी आपकी हेल्थ सही है। तो अब हेल्थ को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको अपने बॉडी को स्वस्थ बनाए रखना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ के लिए, यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहे तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, आगे ना समझ में। अगर आप प्रॉपर फूड लोगे, संतुलित आहार का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यानी इनकी मात्रा बराबर में होना चाहिए, क्वांटिटी में, एक लिमिट में, प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब इन सब का बैलेंस होना चाहिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन्स का। तो ये बैलेंस, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए आपको। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, अपनी खुद की पर्सनल स्वच्छता रखना चाहिए। बहुत लोग गंदे होते हैं, नहाते नहीं है 2-2, 3-3 दिन तक, है ना, तो उससे उनको रोग लग जाते हैं, बैक्टीरिया का फंगस का इसका आक्रमण हो जाता है इनके शरीर पे। तो सबसे पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। नंबर 2, पर्सनल क्लियरिटी, क्लीननेस। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर, पर्सनल के लिए योगा करना चाहिए आपको, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होगा, आप स्वस्थ रहते हैं, आगे ना, आपकी हर एक्टिविटीज स्वस्थ रहती है। स्वास्थ्य होने के लिए आपको क्या कर, योग करना चाहिए, योग। तो ये ऐसी चीजें जो आपका बैलेंस डाइट, आपकी क्लियर, आपकी जो बॉडी होती है, आपका शरीर जो होता है वो स्वच्छ रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टर कि योगा करना चाहिए शरीर के। इसके अलावा ये तो आपको इसके लिए अवेयर रहना चाहिए, दूसरों में इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए कि भाई आपको स्वस्थ रहना है, बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है ना, योग करना है, ये सब आपको और आपको ये बताना चाहिए कि कौन से बैक्टर से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो आप उनसे क्या नाम है, सावधानियां रखें।
ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलानी चाहिए। जागरूकता कैसे फैलानी चाहिए आपको? जागरूकता जो संक्रामक रोग होते हैं उन रोगों के प्रति जो वैक्सीन तैयार हुई है उन वैक्सीन के बारे में बताना चाहिए। जैसे BCG है ना, BCG का टीका लगता है बच्चों में, शुरुआत से ही बता देना चाहिए घर में कि भाई ये टीका आप अगर लगा लोगे, पोलियो की वैक्सीन होती है, BCG का वैक्सीन होती है, ये सब आप लगा लोगे तो आगे जा कर के आपको इन बीमारियों से प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम उन लोगों में जागरूकता फैलाएंगे तब। तो जागरूकता अगर हम फैलाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? तो संक्रामक रोग यानी जो इन्फेक्टेड रोग हैं उनके प्रति हमको बताना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन लगी हुई है, उस वैक्सीन के बारे में बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको कोई भी क्या नाम है, कहीं पर जो डिस्पोजेबल यानी गंदा वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ रहता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को से कैसे हमको निपटा जाए, उनको गड्ढों में डाल करके बंद कर दें या उसको जला दें, किस तरीके से हमको निपटारा किया जाए, वो उसके बारे में बताना चाहिए। और तीसरा जो होता है कि वेक्टर्स का नियंत्रण और एवं खाने पीने के सामान जो होते हैं उनको हम किस तरीके से प्रॉपर रखें, है ना। वेक्टर का कंट्रोल जैसे मच्छर, अभी आजकल आप देखते हो बारिश के टाइम में बहुत मच्छर है, तो वो कैसे मच्छर क्या फैलाता है अपने को? मलेरिया फैलाता है, आगे ना। तो इन सब का नियंत्रण हम कैसे करें? मच्छरों को, वो मक्खियों से क्या फैलता है? हैजा फैलता है भाई, जिसको आप बोलते हो कॉलेरा, वो। तो इन सब का कंट्रोल हम कैसे करें? इन सारे बातों के बारे में हमको जागरूकता फैलानी चाहिए। किस किस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए? नंबर 1 संक्रामक रोगों के प्रति इन वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन बनती है हमें बताना चाहिए लोगों को। दूसरा कि जो भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर है ना, वाहक, आगे ना, जो हमको रोग फैलाते हैं उनसे क्या नाम है, उनके प्रति हमको कैसा नियंत्रण करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। और रोग वाहकों के अलावा अपने जो खाने पीने के जो संसाधन है उनको कैसा स्वच्छ रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इन सारों बातों के बारे में हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। क्लियर? ये हुआ स्वास्थ्य। अब क्या होता है, जनरली क्या होता है जब शरीर के, अब अपन डिजीज या रोग किसे कहते हैं, ये तो अपन ने किसकी बात की? स्वास्थ्य की बात की। तो स्वास्थ्य समझ में आया। स्वास्थ्य कैसे, कब हम स्वस्थ होंगे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम कहलाते हैं कि हमारी हेल्थ सही है। क्लियर है? और क्या नाम है, इसके लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होगा? संतुलित आहार लेना होगा, अपनी खुद की पर्सनल स्वच्छता रखनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा हमें लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? कि रोग और रोग के प्रति हमें लोगों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा हमें लोगों में क्या रोग के प्रति जागरूकता फैलानी पड़ेगी। वैक्सीन के बारे में बताना पड़ेगा कि संक्रामक रोग हैं, इन रोग के लिए, इनसे बचने के लिए हम ये टीके लगा सकते हैं और इनसे इन टीकों से हमारे शरीर में वो रोग नहीं हो सकता। ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा। और हम इसके अलावा जो हमें बीमारियां फैलाते हैं, यानी जो वाहक हमें बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में भी ये बताना पड़ेगा कि इनसे हमको कैसे कंट्रोल करें, इनसे, है ना, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम इनको। और बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने खान पान, यानी जो खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस फ्री होना चाहिए। तो ये तो हुआ था इसके। अब हम बोलते हैं रोग क्या होता है ना, डिजीज क्या होती है। तो ये तो समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रोग और डिजीज। जनरली एक बात है, रोग या डिजीज। व्हाट इज रोग या डिजीज? कब हम बोलते हैं रोग? या जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों में या अपने पूरे शरीर के कई सिस्टम, है ना, कई बार तो शरीर के अंगों में कभी यहाँ चोट लग गई, यहाँ फ्रैक्चर हो गया, ये सब भी तो क्या एक रोग ही तो कहलाता है ना। या आपके यहाँ पेन हो रहा है, शरीर में बुखार हो रहा है, तो ये भी तो क्या कहलाता है? एक रोग। यानी जिसमें आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, असहजनीय महसूस करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। इसके अलावा यानी जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों
या अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी आपके किडनी का सिस्टम खराब हो जाता है, कभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये अंग तंत्र हो गए। आगे ना, तो क्या होगा, रोग क्या है, रोग किसे कहते हैं, डिजीज क्या है, कि जब हमारे शरीर में यानी हम अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करें, यानी असहजनीय महसूस करते हैं। कब, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों या तंत्रों के जो कार्य प्रणाली है ना, उस कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि रोग हो गए, यानी हम स्वस्थ नहीं हैं। कब, रोग क्या मतलब, जब एक या अंगों या तंत्रों पर, कौन सा तंत्र मतलब सिस्टम, बॉडी का सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, संवहन तंत्र जिसको आप बोलते हैं ना, परिसंचरण तंत्र, और क्या नाम है, किडनी पर, इन सब पे जो भी अपने इफेक्ट पड़ते हैं उन पर, उनको क्या बोलते हैं अपन, उसको मैंने उन पर, उन तंत्रों पर, अंगों या तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल यानी अवांछनीय, जिसको आप असहजनीय है ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या चीज, अंगों का मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका फ्रैक्चर भी एक, आपका डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन हो जाता है ना, कई बार आपकी गर्दन इस तरीके से खिंच जाती है, नस खिंच जाती है, तो ये स्प्रेन, डिसलोकेशन, कंधा उतर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ये भी एक रोग है। आ गया ना समझ में। और इसके अलावा फीवर है, तब भी वो भी रोग है। और अगर आपके बॉडी का कोई भी सिस्टम प्रभावित होता है, यानी वो आपको उसमें आप अपने आप को बेटर फील नहीं करते, असहजनीय फील करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। क्लियर। अब रोग कितने प्रकार का, एक व्यक्ति में रोग क्या है, मोटे तौर पर दो तरीके का होता है। डिजीज क्या है, डिजीज दो टाइप की होती है। ठीक है, ये रोग दो टाइप का है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस, संक्रामक या इन्फेक्शियस। और दूसरा असंक्रामक या नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर। संक्रामक यानी जब रोग का स्थानांतरण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संक्रामक। और असंक्रामक का मतलब जब रोग का स्थानांतरण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता है, तो उसे हम असंक्रामक कहते हैं। अब संक्रामक का मतलब अपन ने बताया कि जब रोग यानी क्या, एक जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, संक्रामक या इन्फेक्शियस। जैसे एड्स, एड्स कैसी डिजीज है, एड्स एक संक्रामक डिजीज है। आ गया ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जब बहुत आपने काफ़ी लंबे टाइम से इसको सुन रखा होगा। तो एड्स कैसी है, एक संक्रामक है जिसके आप ब्लड को टच में आते हैं, या जो पेशेंट है उसकी सीरिंज भी अगर आप यूज कर लेते हैं, जहाँ से उसने ब्लड लिया था उस सीरिंज को, तो भी क्या होगा, वो आपको भी वो एड्स हो सकता है। ठीक है ना। तो एड्स कैसा, एक संक्रामक। संक्रामक का मतलब कि जब रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, तो उसे हम संक्रामक कहते हैं। और असंक्रामक जब रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कैंसर। कैंसर एक असंक्रामक रोग है।
क्लियर? कैंसर कैसा रोग है? एक असंक्रामक रोग है, यानी जो इन्फेक्शियस नहीं है, तुम्हारे किसी चीज से टच करने से नहीं फैलता। ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, कैंसर तो किसी भी कई बार क्या नाम है, बहुत ये कैंसर जो है वो टच करने से नहीं फैलेगा। ऐसे इसका मतलब वो कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी वो संक्रामक डिजीज नहीं है। एड्स कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, दो रोग कितने टाइप के हुए? दो टाइप के, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मानव में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये अपन देखते हैं। मनुष्य में सामान्य रोग, मनुष्य में सामान्य डिजीज कैसे होती है, किसके द्वारा होती है ना? सबसे मेन जो भी कोई भी, अगर जैसे आपने नाम सुने होंगे कि बहुत कई टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, है ना, हेलमेंथीज नाम सुना है भी आपने, क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। हेलमेंथीज यानी कृमि, है ना, वर्म्स, और इसके अलावा कवक, फंजाई, हेलमेंथीज, ये सब क्या होते हैं? ये मनुष्य के शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज होती है अपने को, वायरस के द्वारा डिजीज होती है ना, विषाणुओं के द्वारा, और फंगाई के, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगाई के द्वारा होती है, और किसके द्वारा होती है? हेलमेंथीज यानी कृमियों के द्वारा, जो पेट में कीड़े लोग गंदा बिना हाथ धुले हुए भोजन खाते हैं तो उनके अंदर जो वर्म्स पैदा हो जाते हैं उनको कहते हैं कृमि। तो उनके द्वारा जो रोग पैदा होते हैं उनको अपन ऐसे रोग क्या नाम है, ऐसे रोग कारक जीवों को हम क्या कहते हैं? किसको? बैक्टीरिया को, वायरस को, जो क्या कर रहे हैं, जो हमें रोग फैलाते हैं। तो जो रोग फैलाता है उसको हम कहते हैं पैथोजन या रोगजनक। आ गया समझ में? जैसे कौन कौन रोग फैला है? कौन फैलाता है? बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस, और फंगाई, और हेलमेंथीज, जिसको आप क्या कहते हो? वर्म्स, हेलमेंथीज। ओके, तो इनके द्वारा जो रोग होता है, ये ना, इनके द्वारा जो रोग होता है वो ये रोग फैलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर में रोग फैला रहे हैं इनको हम बोलते हैं रोगजनक या पैथोजन। क्या बोलते हैं इनको? इन सभी को अपन क्या कहते हैं? रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर रोग फैलाते हैं। तो पैथोजन और रोगजनक, क्लियर? तो ये अपनी बॉडी के अंदर रोग फैलाने का काम करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के, शरीर के अंदर रहते हैं, और कुछ बॉडी के बाहर रहते हैं, और बॉडी के अंदर या बाहर रह करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देखो, कुछ जनरली हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, मैंने जो कार्य की होती है, उसमें बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमेंथी, जो भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। यानी जो पैथोजन जब हमारे शरीर के अंदर या बाहर रह करके हमारे शरीर की कार्यकी को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? ये सारे पैथोजेंस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो टीनिया सोलियम, जिसको आपने नाम सुना, फीता कृमि, वो अपनी बॉडी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अपनी बॉडी में कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा। तो नेचुरली क्या होगा, उनके शरीर में भी कुछ ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती हैं जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर रह सके। एक चीज याद रखो, ये तो क्या कहलाते हैं? रोगजनक। और जिसके शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे सपोज करो मेरे शरीर के अंदर रहते हैं, तो मैं क्या कहलाती हूँ? पोषक या होस्ट कहलाती हूँ। जिनके शरीर के अंदर रहते हैं उनको तो बोलते हैं होस्ट या पोषक, और जो रहता है उसे क्या कहते हैं? पैथोजन। आ गया ना? ठीक है, या परजीवी, क्या बोलते हैं उसको? परजीवी। जैसे टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम को हमने क्या नाम दिया? परजीवी। और वो मेरे शरीर के अंदर रहता है तो मैं क्या हो गई? होस्ट या पोषक हो गई। आ गया ना समझ में? तो जब सपोज कर वो मेरे शरीर के अंदर कहाँ रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे शरीर के अंदर रहने के लिए उसके शरीर में कुछ अनुकूलताएं हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि उसको वहाँ पे रहना है। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर टीनिया सोलियम रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से क्या रहता है, एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, एसिड सीक्रेट रहता है ना। अगर स्टोमक से होता हुआ जाएगा तो एसिड सीक्रेट होता रहता है। तो उनसे बचने के लिए इनके शरीर में कुछ ना कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे टीनिया सोलियम के शरीर के चारों तरफ किसका कवरिंग होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। तो वो क्यूटिकल क्या करता है, एंजाइम, उसके पीएच जो एंजाइम सीक्रेट होता रहता है ना आमाशय, उससे क्या नाम है, इंटेस्टाइन से या आमाशय से होते हुए जाते, तो आमाशय में यानी स्टोमक में भी जब जाते हैं तो एसिड सीक्रेट होता रहता है। तो उन पीएच से बचने के लिए इनमें भी कुछ ना कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, कौन कौन से रोग होते हैं वायरस के द्वारा, और कौन से फंगी या हेलमिंथेस के द्वारा होते हैं। तो वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज, है ना। तो बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज को पढ़ते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहले कौन से रोग फैलते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, कौन कौन सी डिजीज फैलती है। सबसे पहले अपन देखेंगे बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज। टाइफाइड नंबर 1, टाइफाइड। क्लियर। दूसरी निमोनिया, ठीक। तीसरा टाइफाइड, निमोनिया, तीसरा हैजा, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉलेरा, हैजा या कॉलेरा। प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है। ये जनरली किसके द्वारा फैलने वाले रोग हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली डिजीज है। तो टाइफाइड के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, टाइफाइड किससे फैलता है ना। देखो ये एक बार मैं मिटा देती हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड कौन सा है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, एक बैक्टीरिया कौन से, साल्मोनेला टाइफी। इसके द्वारा क्या फैलता है, टाइफाइड फीवर फैलता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो क्या फैलाता है, टाइफाइड फीवर को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कैसे फैलता है ये साल्मोनेला टाइफी को फैलाने का कारण क्या है, किसके कारण फैलता है, ये संक्रमण कैसे होता है। अपन कंटामिनेटेड फूड यानी गंदा पानी पी लिया, गंदा भोजन खा लिया, जहाँ पर मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई रहती हैं, उस भोजन को आपने खा लिया, खुला हुआ भोजन रखा हुआ है ना, उसको आपने खा लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं अपने के अंदर, वो डेवलप हो जाते हैं। कब, जब हम गंदे पानी पीते हैं, उस गंदे पानी में वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। गंदा भोजन खाते हैं, उसके अंदर वो बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो वो गंदा पानी, गंदा भोजन हम जब लेते हैं, यानी हमारा जो ट्रांसमिशन के स्थानांतरण का कारण क्या है, क्या चीज़ है अपना स्थानांतरण, संक्रमण कैसे फैलता है, स्थानांतरण या संक्रमण कैसे होगा, जब हम गंदा भोजन लेंगे, है क्या ना। कैसा भोजन लेते हैं अपन, गंदा पानी, गंदा भोजन, प्रदूषित संदूषित भोजन लेते हैं, ठीक है। तब क्या फैल जाता है, टाइफाइड। प्राचीन समय में जो टाइफाइड फैलाने का काम कौन करता था,
एक मैरी थी, ये मैरी जो आपको दिखा रहा है डायग्राम से कि ये जो मैरी थी कुक थी, और ये कुक क्या करती थी, होटल में लोगों को खाना खिलाती थी। तो लोगों में बहुत तेज़ी से कैसे मालूम पड़ा कि टाइफाइड होता है, ये करियर का काम करती थी, वाहक का कार्य करती थी, और जितने लोगों उसके होटल से खाना खाते जगह उन लोगों सबको क्या होता गया, टाइफाइड होते गए। तो ये पहले का टाइफाइड फैलाने का काम किसने किया था, मैरी ने किया था, ठीक है। और ये क्या थी, कुक थी, खाना बनाने वाली थी। तो जब इतने लोगों को जब देखा, बाद में मालूम पड़ा कि वास्तव में इतना टाइफाइड आ कहाँ से रहा है, मालूम पड़ा कि जो देखा गया, जब सर्च की गई थी कि होटल में जितने लोग भी उससे खाना खाए सबको टाइफाइड है, मालूम पड़ा कौन था, इसकी एक कुक थी और एक वाहक का कार्य कर रही थी टाइफाइड फैलाने का, ठीक है। तो टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड खाते हैं अपन का, मैंने गंदा पानी गंदा भोजन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, तब क्या होगा, टाइफाइड फैलता है। और इसमें जो फीवर होता है, लक्षण क्या है इसके, लक्षण क्या है इसके, इसके लक्षण में सबसे फीवर आ जाता है। फीवर टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से, बुखार जो होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस से, फीवर जो होगा वो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल, है ना। तो यानी फीवर आने लगता है इसको, और दूसरा वीकनेस आने लगती है, भूख कम लगती है, वीकनेस मतलब कमजोरी आने लगती है, भूख नहीं लगती इसको, पेट दर्द होने लगता है, एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट दर्द होने लगता है। कौन सा पार्ट, एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि टाइफाइड से बॉडी का कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, तो याद रखो इंटेस्टाइन। अपने जो इंटेस्टाइन होते हैं वहां पर ये बैक्टीरिया अटैक करके उनमें पोर कर देता है, छिद्र बना देता है। तो इसीलिए टाइफाइड के लिए क्या क्या चाहिए, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, ये किसके कारण लक्षण है, ये टाइफाइड के लक्षण, कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, भूख नहीं लगती इसके अंदर, एपिटाइट हो जाती है, और एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होने लगता है। इसके अलावा क्या होगा, जब इसको भूख भी प्रॉपर नहीं लग रही है ना, एक सेकेंड, ठीक है, पेट दर्द होने लगता है, और इंटेस्टाइन में पोर हो जाते हैं, छिद्रित हो जाती है। तो ज़्यादा सीवियर हो जाता है ना टाइफाइड, मन खतरनाक होने लगता है, तो इंटेस्टाइन में पोर्स यार छिद्र हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आगे सीबी, किस में, कौन से पार्ट में छिद्र हुए, कौन सा पार्ट प्रभावित हुआ, तो कौन सा पार्ट हुआ, और वो डेथ तक हो जाती है ना, वो मृत्यु हो जाती है। अगर तो ये इसमें चीज़ याद आपको क्या रखना है कि इंटेस्टाइन में छिद्र, कौन सा पार्ट प्रभावित होगा, तो ये, और किसके द्वारा हो रहा है, तो ये किसके द्वारा फैल रहा है, ये फैल रहा है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है उसके द्वारा ये रोग फैलता है, ठीक है। और कैसे, गंदे पानी से फीवर, हाई फीवर हो जाता है, याद रखो, हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, टेम्परेचर ज़्यादा, पेट दर्द, कब्ज, वीकनेस, भूख नहीं लगती, और इंटेस्टाइन में छिद्र और मृत्यु हो जाती है। टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए, कौन सा टेस्ट लगाते हैं ये लोग, देखो, बिडाल टेस्ट लिया जाता है। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आप देखना, कभी टाइफाइड होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी है, डायग्राम ही शिफ्ट हो गया, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। डिजीज ही गायब हो गई, डायग्राम ही गायब हो गया।
निमोनिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज कौन सी? निमोनिया। कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होती है ये निमोनिया जो होती है? निमोनिया कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होगी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो डिजीज होगी निमोनिया, ये इन दो बैक्टीरिया के द्वारा, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या क्या नाम है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके द्वारा, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा, इनके द्वारा क्या होगी, ये जो बैक्टीरियल डिजीज होती है ना। एक सेकेंड, इसके द्वारा निमोनिया होता है। इस निमोनिया के अंदर क्या होता है? इस निमोनिया के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है। वो डायग्राम ही मेरा गायब हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है, यानी जो एल्वोलाई होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या, लंग्स जो होते हैं, सबसे मेन लंग्स प्रभावित होगा। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जो एल्वोलाई होती है, ये देखा ना, लंग्स के अंदर ये एल्वोलाई होती है, और इस एल्वोलाई में ये क्या होता है, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है। इसके अंदर क्या भर जाएगा? फ्लूइड भर जाएगा। और इस फ्लूइड भरने के, जबकि एल्वोलाई का काम क्या होता है, एल्वोलाई क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है ना। तो इसके अंदर जब फ्लूइड भर जाता है तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। आगे किसके कारण? जब लंग्स की जो एल्वोलाई होती हैं वो प्रभावित होती है। याद रखना, कब? निमोनिया के अंदर कौन सा और पार्ट प्रभावित हो रहा है? लंग्स की एल्वोलाई, यानी लंग्स की इकाई क्या है? एल्वोलाई। और वो ही क्या करती है? एल्वोलाई का काम क्या है? गैस का एक्सचेंज करना, गैस का आदान प्रदान करना। तो जब उन एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड यानी तरल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उसका जो क्या नाम है, जो तरल पदार्थ है ना, लिक्विड, उस लिक्विड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो गैसेस का एक्सचेंज, गैसों का जो आदान प्रदान है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। और इसमें से क्या होगा, जब ये फ्लूइड की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी, किसमें? एल्वोलाई। कौन सा संक्रमण किसके द्वारा हुआ? कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है इसमें? शरीर का, एल्वोलाई। लंग्स की एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होगा? लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। आ गया? और ये जनरली कैसे फैलता है, संक्रमण कैसे होता है? आप किसी का झूठा पानी पी लेते हो, झूठा खाना खा लिया है ना, या वो छींकता है, खांसता है, ड्रॉपलेट्स जो होती है ना उसकी, जो हवा में उड़ती हैं, उनसे क्या होता है, ये फैलने लगता है। इनकी ड्रॉपलेट्स से, किसके ड्रॉपलेट से? उस पेशेंट की, जो बीमार है, उसके खांसने से, छींकने से, उसके बर्तनों को यूज करने से क्या होता है, ये निमोनिया फैलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप जो सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं इसके? इसके लक्षण क्या होंगे? फीवर आने लगता है उसके अंदर, ठंड लगने लगती है उसको, फीवर। चिल यानी सर्दी लगने लगती है, चिल यानी सर्दी लगने लगती है उसको। ठीक है, और फीवर आ जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, सीवियर, जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा होने लगता है निमोनिया, एल्वोलाई में क्या नाम है, इसके फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, तो इसके जो नाखून्स होते हैं, नेल्स होते हैं, है ना, और क्या नाम है, नेल्स और फिंगर, ये कैसी हो जाती है, नीली कलर पड़ जाती है, नीली ब्राउन कलर की हो जाती है सीवियर केस में, है ना। सीवियर को क्या बोलते हैं? सीवियर केस में नेल्स यानी नाखून और फिंगर्स,
कैसी हो जाती हैं? फिंगर्स ब्लू ग्रे कलर की हो जाती है, ब्लू एंड ग्रे। सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी लगती है ना, ये सांस में दिक्कत। ठीक है, ये सांस लेने में इसको दिक्कत होने लगती है। किसके कारण हो रहा है? निमोनिया के कारण होता है। निमोनिया में इनहेलिंग किसके कारण, और फैलता है किसके कारण नहीं, ये किसके कारण से फैलता है? ये फैलता है आप किसी ने जो आपने जो उसने खांसा, मुंह पे हाथ नहीं रखा है ना, छींक दिया, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उस ड्रॉपलेट्स को एक स्वस्थ व्यक्ति जब लेता है तो उसके अंदर ये पहुंच जाती हैं। या वो हवा में छींक रहा है तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप सांस ले रहे हो, स्वस्थ व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और फिर आपको भी क्या हो जाता है? निमोनिया हो सकता है, आगे ना। या आपने उसके झूठ बर्तनों में खाना खा लिया, उसके गिलास में पानी पी लिया है ना, तो उससे भी ये फैल सकता है। तो कौन किस किस के थ्रू फैल सकता है ये? संक्रमण कैसे होगा इसमें? संक्रमण कैसे होता है इसके अंदर कि आप बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, यानी पेशेंट के, रोगी के द्वारा छींकने पर या खांसने पर स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा सांस लेना। तो उसकी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है ना, उसके शरीर में एंटर हो जाते हैं। और कैसे फैलता है? इसके अलावा ये किसके द्वारा फैलता है? एंटर हो गया। इसके अलावा गंदे उनके योगी के बर्तन वगैरह को जो आप यूज करते हो, उन बर्तनों को यूज करने से भी क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरिया और वो सारे, ये जो आप उनके बर्तनों को यूज करते हैं, कीबोर्ड को यूज करते हैं ना, तो उसके द्वारा भी ये फैलता है। कौन सा? निमोनिया। निमोनिया किस किस के द्वारा का? स्वस्थ व्यक्ति है और वो किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जब वो सांस लेता है ना, सांस छोड़ता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति उस सांस को लेता है तब भी वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा क्या होगा? आप संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन को यूज करता है, संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन को यूज करते हैं, तब भी क्या होता है? यूज करने पर भी, है ना, उसको यूज करने पे भी ये फैलता है। ठीक है, तो निमोनिया किससे फैला? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा कौन से निमोनिया रोग फैलता है, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा भी फैलता है। इसमें कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? लंग्स की एल्वोलाई। उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्रॉब्लम होगी, गैस के आदान प्रदान में प्रॉब्लम हो सकती। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैस के एक्सचेंज ऑफ गैस में प्रॉब्लम आती है, और उसके कारण क्या होगा, है ना, इसमें प्रॉब्लम आती है, और इसलिए एल्वोलाई में प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो इसमें सीवियर केस के अंदर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नेल्स और फिंगर कैसी हो जाती है? उस समय ब्लू एंड ग्रे कलर की होती है, सांस में दिक्कत आती है, चिल्ड होती है, फीवर होता है। ये सारे सिम्टम्स किसके? निमोनिया के सिम्टम। इसके अलावा और कौन कौन सी डिजीज होती है बच्चों? देखो ये जो डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है? ये प्लेग डिजीज है, ये प्लेग रोग है। कौन सा रोग है? ये वो प्लेग रोग हुआ है। प्लेग रोग भी किसके द्वारा फैलता है?
बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और प्लेग रोग किससे फैलता है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ, यर्सीनिया पेस्टिस। ये क्या फैलाता है, यर्सीनिया जो पेस्टिस होता है ये प्लेग को फैलाने का काम करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। और इसमें क्या होता है, ये यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस, इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। यर्सीनिया जो पेस्टिस था, इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, यर्सीनिया पेस्टिस। इसके द्वारा भी क्या फैलता है, एक बैक्टीरिया, ये प्लेग रोग जो है वो प्लेग रोग भी इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ये बैक्टीरिया जो है ये प्लेग रोग को फैलाने का काम करता है। क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो प्लेग रोग किसके द्वारा फैलेगा, बैक्टीरिया का। और कौन सा इसका वो है, यर्सीनिया पेस्टिस। ये क्या फैलाता है, प्लेग रोग फैलाता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, हाई फीवर होता है इसको। कौन सा फीवर होगा, हाई फीवर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेग रोग किसके द्वारा होगा, तो किसके द्वारा होता है, ये प्लेग रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो वायरस का है, अभी अपन इसके बारे में कल पढ़ेंगे। एक और डिजीज बताती हूँ मैं आपको, कॉलेरा या हैजा। कॉलेरा और हैजा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैजा, है ना, ये भी किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा। और इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन है, विब्रियो कॉलेरी। ये बैक्टीरिया, ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा क्या फैलता है, कॉलेरा रोग। इसमें कंटामिनेटेड फूड वाटर लेने से ये होने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं अंदर, ठीक है। और एक और डिजीज है, कौन सी, डिप्थीरिया। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। कॉलेरिया, डिप्थीरिया, ये तीनों डिजीज, है ना। पेनिंग कलर हो रहा है। ये तीनों डिजीज जो है ये किसके, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। विब्रियो कॉलेरी है, ये भी, ये क्या है, इसका बैक्टीरिया है। और डिप्थीरिया, ये भी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी वो, डिसेंट्री, जिसको, जो कि इससे कौन सा रोग हो जाता है, इससे जो बैक्टीरिया है डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, है ना, डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री का मतलब लूज मोशन। तो आपसे कोई पूछे लूज मोशन या डिसेंट्री किससे, दो तरीके से होती है। एक तो अमीबियक डिसेंट्री होती है, तो अमीबा से जो फैलती है डिसेंट्री वो प्रोटोजोआ में आती है, और बैक्टीरिया से जो फैलती है वो बैक्टीरिया वाली आती है, डिसेंट्री। तो ये हो गया। इसके अलावा कौन सी डिजीज है, डिप्थीरिया, कॉलेरा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, कौन सा क्या फैलाता है, डिसेंट्री, लूज मोशन होने लगते हैं। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। क्लियर, ओके। तो डिप्थीरिया जनरली कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइक्रोब, वो क्या नाम है, कोरोनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। कोरोनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरिया भी बोलते हैं इसको, डिप्थीरिया के द्वारा। इस बैक्टीरिया के द्वारा ये डिप्थीरिया रोग होता है। ओके, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।